सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है। बता दें आपको कि ये 40 नंबर का सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिलाने में निश्चित रूप से काफ़ी मदद करता है। पीछे मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, आप अगर उनको देखते हुए नहीं आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आइए ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए और आपको एग्ज़ाम निकालने में मदद मिले। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ा रहा था, आज उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फ़ील्ड के बारे में। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, वो है ग्रेविटेशनल फ़ील्ड। अब ग्रेविटेशनल फ़ील्ड होता क्या है? तो देखिए, ग्रेविटेशनल फ़ील्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेस बॉडी के अराउंड जहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पुल वर्क करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको कि जहाँ पर भी आपका ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, अगर ये वर्क कर रहा है, किसके आसपास? तो मैंने बोला कि बॉडी के आसपास की किसकी बात की जा रही है? तो स्पेस की बात की जा रही है। तो अगर स्पेस जो भी बॉडी के अराउंड है, उस वहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल पुल वर्क करता है, उसको हम ग्रेविटेशनल फ़ील्ड कहते हैं। उसी तरह से अगर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स मान लेते हैं कि आपके पास एक फ़ोर्स है, जिसको मैंने ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का नाम दिया, चूँकि ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो लगने वाला फ़ोर्स ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। अगर ये एक्ट कर रहा है पर यूनिट मास के साथ, ठीक है? किसी भी पॉइंट पर, मैंने बोला कि किसी भी अगर एक पॉइंट को ले लेता है वहाँ पर और कहाँ पर ये लग रहा है, तो आपको ग्रेविटेशनल फ़ील्ड में अगर ये अप्लाई हो रहा है यानी कि लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ़ील्ड एट दैट पॉइंट। क्या बोलेंगे हम इसको? ये हमारा क्या कहलाता है कि ग्रेविटेशनल फ़ील्ड एट दैट पॉइंट आपका कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है, एक ये पृथ्वी है, ठीक है ना? आपके पास एक अर्थ है जिसका मास क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है ना? अब जो है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने छोटा एम ले रखा है। अब यहाँ से आपको फ़ोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। वहीं अगर इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो ये कितना है आपका छोटा आर दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पर एक छोटा मास एम को कंसीडर किया गया है। तो जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होगा पर यूनिट मास होगा, है ना? किसी भी पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल जहाँ पर भी ये आपका ग्रेविटेशनल फ़ील्ड है वहाँ पर। तो ये आपका क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फ़ील्ड एट दैट पॉइंट आपको कहलाता है। अब ग्रेविटेशनल फ़ील्ड एट दैट पॉइंट, अब हम ये क्या कहलाएगा आपका? तो जिस तरह से आपने देखा कि जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स पर यूनिट मास है एट दैट पॉइंट, इसका जो बेसिक डेफिनिशन है, इसको जो नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है ग्रेविटेशनल फ़ील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये क्या है आपका? तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल फ़ील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फ़ील्ड इंटेंसिटी ये आपका कहलाता है। अब तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे? अगर ई वेक्टर मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, तो जो आपका फोर्स पर यूनिट मास लगा, यही आपका क्या कहलाया? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कहलाता है। अब फोर्स होता क्या है? तो ये आपका होता है जीएमएम और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है? तो नीचे आपके पास ये कितना आ जाएगा? तो आपके पास 1 m यहाँ पर आ जाएगा और उसी तरह से अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूँगा तो मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, ई वेक्टर आर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो m से m आप कैंसल आउट कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? माइनस जीएम बटे आर स्क्वायर ई वेक्टर आर हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है। अब ये नेगेटिव साइन किस चीज़ को दर्शाता है? तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है यहाँ पर जो फ़ोर्स लग रहा है वो कैसा है आपका? तो ये आपका फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। और जो आपका ईआर है वो क्या है? जो आपका ईआर है ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर है। किसके अलोंग? तो आपका ईआर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये क्या हो जाएगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या है? एफ, यानी जिधर फ़ोर्स लग रहा है उधर एक वेक्टर देंगे तभी तो ये कैसा क्वांटिटी बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से जो आपका इंटेंसिटी है यानी कि ई की वैल्यू मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि जो आपका इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका 0 होता है। 0 कब होता है? तो जब आपका बॉडी का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। क्योंकि आप जब इन्फिनिटी रखेंगे तो कुछ भी चीज़ जो है इन्फिनिटी से भाग लगेगा तो वो 0 के बराबर बन जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो है अलग-अलग इंटेंसिटी जो होता है, अलग-अलग इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है अलग-अलग बॉडीज़ के लिए अलग-अलग होती है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं उनमें से कुछ बॉडी जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है
और कैसा सवाल बनता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपको जो डेरिवेशंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा और जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, वो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ जा रहा होगा। तो ये जो आपको फ़ॉर्मूला है वो याद रखना है क्योंकि मैं न्यूमेरिकल भी कराऊँगा और मैं आपको समझाते भी चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं, अब जो है आप क्या पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फ़ील्ड जो इंटेंसिटी है, अलग-अलग बॉडीज़ के लिए अब हम देखने जा रहे हैं। तो फॉर डिफरेंट बॉडीज़ ये कितना होता है? पहला पॉइंट देखिए, तो पहले जो है हम किसके लिए देख रहे हैं? तो ये हम पॉइंट मास के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर पॉइंट मास के लिए अगर आप देखेंगे, तो ये मान लेते हैं कि ये जो है आपका एक बड़ा मास है और ये एक छोटा मास है। अब जो इंटेंसिटी लग रहा है वो क्या है? ई वेक्टर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये आपके पास आर दिया हुआ है। तो पॉइंट मास पर जो लगने वाला ई वेक्टर होगा यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? जीएम बाई आर स्क्वायर और ई वेक्टर आर जो पहला आपने देखा था वो पॉइंट मास के लिए ही था। ठीक है? अब अगर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ई कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह से अगर आर इन्फिनिटी हो गया तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये डायरेक्टली सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उसी तरह से अगर हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा दें, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो भी आपका इसको नोट करके आप लिख सकते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये हमेशा ऑलवेज़ लिख रहा हूँ, हमेशा जो है किधर होता है तो टुवर्ड्स मास की तरफ होता है, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, है ना? आपको मैंने बताया कि टुवर्ड्स किधर होता है तो मास की तरफ ये होता है और कौन-सा मास? एम ऑफ द बॉडी। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला लाइन है। चलिए, यानी कि अगर ये आपका एक मास है तो इधर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आपका एक्ट करता हुआ नज़र आएगा। चलिए, अब जो है दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे किसके लिए? तो ये होगा आपका यूनिफ़ॉर्म सॉलिड स्फीयर की जब हम बात करेंगे, तब आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वो कितना हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा आप, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, ये आपको सरफेस पे भी निकाला जाएगा और सरफेस के अंदर भी निकाला जा सकता है। तो मैंने क्या किया कि एक बॉडी लिया जिसका मास कैपिटल एम है, अब इसका रेडियस कितना है? ये आपका आर है ना? अब मुझे क्या निकालना है? इसका इंटेंसिटी निकालना है। तो अब अगर आप इंटेंसिटी को अगर यहाँ पर निकालेंगे, तो मैं इसके लिए आपको ग्राफ भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये जो आपका यहाँ पर इंटेंसिटी होगा, ये कितना होगा? ई हो जाएगा और ये आपका कितना होता है? तो जीएम बाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका जब आप ग्राफ देखेंगे, तो ये कितना चलेगा आपका? पहले तो स्ट्रेट चलेगा और उसके बाद ये डिक्लाइन होता हुआ कर्व निकल जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट आएगा आपका धरती के बाहर, सरफेस के बाहर, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? इस पॉइंट पर जो आर है, वो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, ठीक? अब ये वाला जो ग्राफ है, ये किसके-किसके बीच में खींचा गया है? एक आपका छोटा आर के बीच में खींचा गया है और एक बड़ा आर के लिए ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और छोटा आर के बीच में खींचा गया ये ग्राफ है। यानी ये वाला जो पॉइंट आपको दर्शा रहा है वो कितना है? छोटा आर बड़ा आर के बराबर ये दिख रहा है। तो अगर हम आउटसाइड द सरफेस देखें, क्या बोला मैंने? कि अगर मैं सरफेस के बाहर देखता हूँ, तो आउटसाइड द सरफेस जो होगा आपका आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, ठीक? उसी तरह से तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ई वेक्टर हो जाएगा माइनस जीएम बटा आर स्क्वायर, ठीक? उसी तरह से अगर आप ऑन द सरफेस देखेंगे यानी कि सरफेस के ऊपर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आर आपका क्या हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और जो आपका इंटेंसिटी हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये कितना हो जाएगा? माइनस जीएम और अपॉन कितना हो जाएगा? कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आपको तीसरा क्या हो जाएगा? तो इनसाइड द सरफेस आपसे पूछा जा सकता है कि इनसाइड द सरफेस जो है ये कितना हो जाएगा आपके पास? तो यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा और यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड जो इंटेंसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस जीएमआर और डिवाइडेड बाय कितना आता है ये? आपका कैपिटल आर का क्यूब आता है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारी टर्म्स जो हैं आपको दिमाग में याद करते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल के लिए क्या-क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इसको भी देख लीजिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए हम देख रहे हैं? तो ये आपको देख रहे हैं हम स्फेरिकल सेल के लिए। अब स्फेरिकल सेल में भी आप देखिए कि ये आपका क्या हो गया? एक स्फेरिकल सेल है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस क्या हो गया? ये आर ले लिया मैंने। अब इंटेंसिटी जो है यहाँ तक
आपको ग्राफ लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका छोटा r और ये हो गया यहाँ पर ये आपका इंटेंसिटी हो गया। तो इंटेंसिटी जो होगा आप निकालेंगे, तो अगर सरफेस पर मैं देखूँगा यहाँ पर, ये सरफेस पर एक टाइम पर आकर क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्राफ इसका डिक्लाइन करता है। यानी कि अगर मैं आउटसाइड द सरफेस देखता हूँ, क्या बोला मैंने कि अगर मैं यहाँ पर आउटसाइड द सरफेस देखता हूँ, यानी कि जो छोटा r का वैल्यू है, ये दरअसल इसके सटता नहीं है, ये दरअसल इसके पैरेलल हो जाता है यहाँ जाके, तो r जो होगा ग्रेटर देन r हो जाता है सरफेस के बाहर जाते ही। उसी तरह से जो E का वैल्यू हो जाएगा माइनस GM/r² होता है। और अगर मैं सरफेस के ऊपर देखूँगा, यानी कि ऑन द सरफेस की बात करूँगा, तो ये मेरा जो r है वो r के बराबर हो जाएगा और जो E होगा वो कुछ नहीं होगा, सेम चलता रहेगा जो आप पीछे देख रहे हैं। और उसी तरह से अगर मैं इनसाइड द सरफेस लेता हूँ, तो सरफेस के इनसाइड आपका क्या हो जाएगा, जो r होगा लेस देन r हो जाएगा और E की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 0 होती है। तो ये वाला पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है सरफेस के इनसाइड में जो स्फेरिकल सेल है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो छोटा r है वो बड़ा r से छोटा होता है, तो वहाँ पर इंटेंसिटी कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। और छोटा r को मैंने पहले ही आपको बता रखा है जब शुरुआत में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब। यानी कि जो बड़ा अर्थ था और एक पॉइंट मास था, उसके बीच की दूरी हमेशा क्या चलती हुई आ रही है, ये छोटा r। और कैपिटल R अगर आप अर्थ को ले रहे हैं हेवनली बॉडी के फॉर्म में, तो ये आपका बड़ा R ये कहलाता है। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखेंगे, तो अब हम देखेंगे सर्कुलर रिंग के लिए। तो अगर मैं देखता हूँ कि सर्कुलर रिंग के लिए जो इंटेंसिटी है वो कितना हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट आ गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए। तो यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ आपको। अब देखिए आपके पास एक पॉइंट P है, उसी तरह से इंटेंसिटी हमेशा मैंने अब बताया कि इधर मास की ओर कंसंट्रेटेड होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से ये आपका क्या है, रिंग है। इस तरह से इसे रिंग बना लीजिए, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये पॉइंट इसके सेंटर से U मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके पास क्या दिया हुआ है, तो ये R दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें कि इसका जो है, ये वाला जो दूरी है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको अगर हम A मान लेते हैं, तब आपका जो है जो इंटेंसिटी होगा कहाँ पर, तो एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, यही आपसे पूछा जाता है। तो एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस जो ई की वैल्यू होती है इंटेंसिटी की, वो कितना होता है, तो GMR। और ये कितना होता है, a² + r² का पावर 3/2 होता है। और अगर हम बात करें कि सेंटर पे कितना होता है, तो जो ई का वैल्यू होता है वो आपका कितना होता है, 0 पर होता है। और यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आई होप जो भी मैंने आपको समझाया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ये सारे के सारे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली वन लाइनर के फॉर्म में पूछे जाएँगे। तो इनको आपको रिवाइज़ करते रहना है और मैं तो आपको रिवाइज़ करवाते ही रहूँगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो अगला मेरा टॉपिक है कौन-सा? तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? तो V से डिनोट करते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। यानी कि ये भी क्या है आपका? तो ये भी आपका एक तरह का अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। और ये किस तरह का वर्क डन होता है? जब भी हम किसी यूनिट मास को मान लेते हैं, एक मेरे पास यूनिट मास है, ठीक? यूनिट मास m0 है। जब हम इसको कहाँ से, किसी भी इन्फिनिटी से बात करें, तो इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट तक लेकर अगर हम आते हैं, है ना? कहाँ पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप क्या लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दीजिए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट पर हम लेकर आते हैं किसको, यूनिट मास को, तो उसको करने में मेरा वर्क डन लगता है। और यहाँ पर जो वर्क डन होता है बिना एक्सीलरेशन के होता है। ये सारी फिनोमेना कैसे होती है? तो ये आपका विदाउट एक्सीलरेशन होता है, ठीक है ना? तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अब इसको V से डिनोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, Gm/r² dr होता है। अब इसको माइनस इन्फिनिटी से लेके r तक क्या कर दीजिए आप, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जो V का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, -Gm/r हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, W/r हो जाएगा। और वहीं अगर जो r है वो कैपिटल R के बराबर हो गया, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जा रही है। और जब आप सरफेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, तो जो आपका V का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, -Gm/R के बराबर ये आ जाएगा। अब सुनिए, अगर R की वैल्यू इन्फिनिटी है तो V कितना हो जाएगा,
ये आपका भी 0 के बराबर आ जाएगा। यही सारे सवाल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और भी यानी कि क्या बता रहा है, अगर r इन्फिनिटी है, भी 0 है, मतलब भी क्या हो गया, भी आपका मैक्सिमम हो गया किस पर, इन्फिनिटी पर। इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह से जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका वर्क डन है ना, तो वर्क डन पर यूनिट मास, तो यानी कि जूल पर केजी हो जाएगा क्या, इसका एसआई यूनिट। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये मैं जब आपको क्वांटिटीज पढ़ा रहा था फिजिकल क्वांटिटी तभी अच्छे से समझा दिया। ठीक। अब बात करें कि अगर आपके पास जो आपका वर्क डन है अगर वो नेगेटिव आता है, तो जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले टॉपिक को समझते हैं। अब अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, अभी तक आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखा, अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसको भी हम समझते हुए आज चलते हैं। तो अगला टॉपिक अपना डाल लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है और इसको हम यू से डिनोट करते हैं। अब ये क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या हो गया कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या कर रहे थे कि सिंपल आप एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से पॉइंट पर ला रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड में। लेकिन अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप वर्क डन ही करेंगे। क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क डन ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी होगा ना, वो किसकी बात की जाएगी? मैसिव बॉडी की बात की जाएगी। और इसको भी आप कहाँ से लेकर आएँगे? तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आएँगे और कहाँ पर? ये भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड में ही लेकर आएँगे। लेकिन यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन होगा? तो नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका विदाउट एक्सेलरेशन ही चलेगा। तो इसको आप क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ये कितना होता है? माइनस GMM/r के बराबर होता है। अब यहाँ पर आपका जो नेगेटिव साइन है, वो किसको डिनोट करता है? तो ये आपको अट्रैक्टिव फोर्स को डिनोट करने का काम करता है। वहीं पर अगर मैं r की वैल्यू इन्फिनिटी कर दूँ, तो u क्या हो जाएगा? 0, यानी कि ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब ये डिस्टेंस मूव करेगा r1 से r2 तक, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या होगा? अब मैं बात कर रहा हूँ कि चेंज इन जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, कब से कब तक? r1 से जब ये मूव करेगा R2 डिस्टेंस पर, तो ये क्या लिखिएगा आप? डेल्टा U। अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक? R1 से लेके R2 तक, और ये कितना हो जाएगा? GMM/r² और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास? dr। अब आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा GMM और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/r1 और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1/r2 के बराबर ये आ जाएगा। तो सिंपल सवाल इस पर पूछा जाता है, सब कुछ दे दिया जाता है और एक पार्ट अननोन कर दिया जाता है डेल्टा यू को, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कितना होता है। चलिए देखते हैं अब इसके आगे। अ, चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास अर्थ है जिसका रेडियस r है और एक मास और दूसरा मास हम ले लेते हैं किसी पॉइंट P पर, जो कि इनफाइनाइट दूरी तक जा सकता है, ठीक है? अब इसको पॉइंट का एक डिस्प्लेसमेंट मैंने dr ले रखा है और जिस डिस्प्लेसमेंट पर ये डिस्प्लेस होके आता है वहाँ से यहाँ तक की दूरी छोटा r लेकर रखा है मैंने। और अगर मैं सेंटर से बात करूँ अर्थ के पॉइंट P तक का, ये दूरी कितना है? ये दिया हुआ है आपके पास x। उसी तरह से अगर मैं निकालना चाहूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर, तो अगर मैं ले लेता हूँ एक हाइट h ले लेता हूँ, कहाँ से? तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से। सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मैं एक डिस्टेंस मान लेता हूँ जो कि हाइट h है, तो जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना हो जाएगा? तो माइनस GMM/, और ये r होता है तो उसमें h और जुड़ जाएगा जितना भी हाइट मैं लूँगा, ठीक? तो ये कितना के बराबर आ सकता है आपके पास? तो mgr डिवाइडेड बाई 1 प्लस h/r के बराबर ये होता है। यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपका बॉडी का होता है वो डिक्रीज़ करता है। जैसे-जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस इक्वेशंस को देख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी का होता है, ये क्या करेगा आपका? डिक्रीज़ करता है, जब-जब उसको क्लोज़ टू अर्थ लाया जाएगा। यानी कि अर्थ के क्लोज़ जैसे-जैसे लाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता हुआ पोटेंशियल एनर्जी घटता हुआ चला जाएगा। उसका कारण है क्योंकि ये जो नीचे का वैल्यू है जितना ज़्यादा होगा यूएच जो है उतना कम होता चला जाएगा, सिंपल लाइन में। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी भी बॉडी का, ठीक?
जो कि हाइट h पर रखा हुआ है सरफेस ऑफ अर्थ से, तो जो डेल्टा U है वो कितना हो जाएगा? सिंपल आपका mgh के बराबर होता है, ये मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। तो आई होप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है आपके पास, आपने 2 पार्टिकल सिस्टम लेकर रखा है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए आपके पास एक मास m1 है, दूसरा मास कितना दिया हुआ है आपके पास m2 है, जो कि सेपरेटेड है कितने दूरी से, तो r दूरी से सेपरेटेड है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए सिंपल कितना होता है, तो g m1 m2 बटे r होता है, सिंपल r स्क्वायर नहीं, ये कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो माइनस जी m1 m2 बाई कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। उसी तरह से m1 m2 की जगह अगर मैंने बहुत सारे मासेस को कंसिडर कर लिया है, ठीक? यानी कि मेरे पास अगर पार्टिकल जो है मोर दैन 2 है, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास पार्टिकल कितना है, तो पार्टिकल मेरे पास 2 से अधिक है, तो मैं सिंपल ले रहा हूँ मोर दैन 2 है, और वो भी मैं कितना कंसीडर कर रहा हूँ, 4 तो मास को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि m1, m2, m3 और ये कितना हो जाएगा आपके पास m4 हो जाएगा। तो ये जो आपका u का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस g इंटू, अब ये आपका ब्रैकेट में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो m4 m3 बटे R43 हो जाएगा। उसी तरह से आपको M4 M2 बटे कितना हो जाएगा, R42 हो जाएगा। उसी तरह से M4 M1 कितना हो जाएगा, R41 हो जाएगा। उसी तरह से ये आपका कितना हो जाएगा, M3 M2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R32 के बराबर हो जाएगा। और क्या बच गया आपका, तो एक बच गया आपका M3 के साथ M1 लगेगा, तो M3 M1 और ये कितना हो जाएगा आपके पास R31, एक और बचा, 1 2 3 4 5 एक और आएगा, क्योंकि कितना लिया है मैंने, 6 लिया है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक और कौन-सा दिख रहा है, हाँ, M2 M1 दिख रहा है, तो M2 M1 और डिवाइडेड बाय R21 हो जाएगा। तो इतना बड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सिंपली आप याद करने के लिए इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आपसे कभी भी पूछ दिया, बताइए कि अगर आपके पास पार्टिकल जो है अगर n हो गया, तब आप कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए मैं कैसे निकालता हूँ कि जो n होगा तो n माइनस हमेशा n/2 पेयर्स के बराबर होता है। तो मैंने कितना लिया था यहाँ पर, 4 लिया था। तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। समझ में आ गया? 2 दूना के 4 और 3 दूना के कितना आ जाएगा, 6, इसीलिए ये 6 पेयर बना। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? तो इस तरह से चीज़ों को याद करते हुए चलिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा। इस फ़ॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ये भी सवाल बन सकता है कि पेयर को कैसे निकालते हैं आप, अगर 2 पार्टिकल से अधिक आपके पास दिया हुआ है तब, है ना? तो ये भी आपका जो टॉपिक है ख़त्म हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपको अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो अलग-अलग बॉडीज़ के लिए है वो मैं लिख देता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफरेंट बॉडीज़ के लिए अब आपको मैं सीधा एक-एक टॉपिक लिख देता हूँ, यानी कि पॉइंट्स में मैं करके आपको लिख देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है अगर मैं पॉइंट मास की बात करता हूँ, तो पॉइंट मास में जो आपका V होता है वो कितना होता है, माइनस Gm/r होता है, ठीक? उसी तरह से अब मैं बताते ही चलता हूँ, मान लेते हैं कि m है, ये पॉइंट 0 है। अब यहाँ से एक पॉइंट P ले लिया है जिसकी दूरी m से r पर है, तो ये कितना हो जाएगा, V बराबर माइनस Gm/r, ये पॉइंट मास दिया हुआ है। उसी तरह से अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ तो यूनिफ़ॉर्म रिंग के लिए कितना होता है, तो मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये कितना होता है, क्योंकि इससे पीछे वाला ही डायग्राम सब रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये होता है माइनस Gm डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया, यहाँ पर पॉइंट मास P हो गया, इंटेंसिटी इधर की ओर जाएगा। उसी तरह से आपके पास ये हो गया आपका रिंग, और ये जो रिंग है यहाँ से लेके इसके सेंटर से ये वाला दूरी कितना होता है, A होता है, मैंने पहले ही बता रखा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी R होता है, छोटा r होता है। तो यूनिफ़ॉर्म रिंग के लिए ये आपका कितना आता है, माइनस Gm/a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर सेंटर पे बात किया जाए, तो सेंटर पे कितना होता है आपके पास, माइनस Gm/a हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए, तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसी तरह से इसके लिए भी, स्फेरिकल सेल के लिए भी निकलेगा, और स्फेरिकल सेल के बाद आपको निकालना पड़ेगा यूनिफ़ॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए भी निकालना पड़ेगा, ठीक? चलिए, तो मैं आपको सिंपल सा इसका जो फ़ॉर्मूला है उसी को लिख देता हूँ, ताकि आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसीलिए मैं आपको केवल और केवल यहाँ पर फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब मैं लिख रहा हूँ आपको पोटेंशियल किसके लिए, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्फेरिकल सेल में जो है आपका
एक तो आपका आउटसाइड ये आ जाएगा, आउटसाइड द सरफेस आ जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको जो डायग्राम था, थोड़ा-सा डायग्राम में बदलाव भी होता है, लेकिन आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जो आपका आउटसाइड द सरफेस होता है, यहाँ पर आर ग्रेटर देन आर होता है और भी कितना होता है, माइनस जीएम बाई आर के बराबर होता है। उसी तरह से सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें, तो ये आर जो है, आर के बराबर हो जाता है और जो आपका भी है वो कितना होता है, माइनस जीएम अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर सरफेस के अंदर देखें, यानी कि इनसाइड द अगर हम सरफेस की बात करते हैं, तो ये वाला जो आर है वो छोटा हो जाता है बड़ा आर से, तो भी कितना हो जाता है, माइनस जीएम अपॉन छोटा आर, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल सेल के लिए। उसी तरह से आप सॉलिड स्फीयर के लिए भी लिख दीजिए, क्योंकि सॉलिड स्फीयर भी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे चांसेस कम होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पर भी आपको आएगा आउटसाइड द सरफेस, तो आउटसाइड द सरफेस पर आर ग्रेटर देन कितना हो जाता है, आर के बराबर हो जाता है और भी कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होता है। उसी तरह से अगर सरफेस के ऊपर की बात करूँ तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर तो भी कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर हो जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका इनसाइड द सरफेस पर। तो इनसाइड द अगर सरफेस पे देखेंगे, यही आपसे सवाल बनता है। इनसाइड द सरफेस पे अगर आप देखेंगे, तो ये आपका जो v का वैल्यू है, वो कितना हो जाएगा आपके पास? तो माइनस जीएम बटा 2r हो जाएगा और इंटू 3 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R का ये कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा। क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, स्क्वायर ही होगा, 3 माइनस आर बाई आर का स्क्वायर ये होता है। तो यानी कि अब जो है, अगर आप सेंटर पे इसको निकालेंगे, तो जब आप सेंटर पे निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? सिंपल आ जाएगा, -3/2 और ये कितना आ जाएगा आपके पास? GM/R हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे ये वाला कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 R के बराबर आ जाएगा ये। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सब के सब आपको लिखवा दिया है। उसी तरह से आपको एक रिलेशन पूछता है, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन से ही संबंधित है। लिख लीजिए आप, आपको एक रिलेशन बता देता हूँ किसके-किसके बीच में, तो रिलेशन बिटवीन आपको जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, उसके बीच में आपके पास एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को नोट डाउन कर लीजिए। कितना होता है, तो डीवी कितना बराबर होता है, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होता है। अब अगर ई को देखिएगा तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में आपको लेना पड़ेगा, तो ई एक्स आई, उसी तरह से ई वाई जे और उसी तरह से ई जेड के हो जाएगा। अब जो है तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो ये आपका डी एक्स आई आ जाएगा, उसी तरह से डी वाई जे आ जाएगा और डी जेड के आ जाएगा। तो डीवी कितना हो जाएगा आपके पास, तो डीवी आप सब एक्सिस के लिए अलग अलग बनेगा, तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ये डी एक्स माइनस ई वाई जो हो जाएगा डी वाई और ये हो जाएगा माइनस ई जेड डी जेड के बराबर। तो यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, वो एक्स एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, उसी तरह से ई वाई कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई हो जाएगा और जो आपका ई जेड आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन बनता है किसके-किसके बीच में, ग्रेविटेशनल फील्ड और साथ ही साथ पोटेंशियल के बीच में, जो आपको सिंपल दिमाग में रखना है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है मेरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अभी तक ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे थे, वो मुश्किल से आपको कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दिखाऊँगा। उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि आपको कैसे उन टॉपिक्स को याद करना। अब मैं आपको कराते रहूँगा याद, मैं आपको क्वेश्चंस कराते रहूँगा। देखिए, अगला जो हेडिंग है वो क्या है आपका? ये है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? तो ये हम किसके लिए निकालते हैं? तो ये भी जान लीजिए कि आप सैटेलाइट के लिए निकालते हैं। अब सैटेलाइट कैसे घूम सकता है? तो एक तो आपको ऑर्बिट में भी अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल पढ़ना है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो ऑर्बिट में भी देखेंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट है, हाई अर्थ ऑर्बिट है और मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है। तो आपको हाई अर्थ ऑर्बिट यानी कि जियो स्टेशनरी है, और एक जो है आपको पोलर भी घूमता है, तो पोलर से भी यानी पोल के अलोंग भी घूमता है सैटेलाइट, उसको भी आपको देखना है। तो चलिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम सैटेलाइट का निकालेंगे। अब ये क्या होता है आपका, तो एक मिनिमम वेलोसिटी किसकी बात की जा रही है? एक मिनिमम वेलोसिटी किसको रिक्वायर्ड होता है, ताकि हम जो सैटेलाइट हैं
टू पुट द सैटेलाइट कहाँ पर, तो इनटू द गिवन ऑर्बिट। तो यानी कि एक ऐसा वेलोसिटी जिससे कि हम सैटेलाइट को जहाँ पर रखना चाहते हैं, जिस ऑर्बिट में भी रखना चाहते हैं, वही वेलोसिटी आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। आराम से एकदम आसान भाषा में, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, क्योंकि अर्थ की बात करेंगे, अर्थ पढ़ रहे हैं तो यानी कि जो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है वीओ से डिनोट किया जाता है। कितना होता है ये आपका होता है जीएम बाई आर के बराबर रूट अंडर, और यही क्या होता है आपका, ये होता है कैपिटल आर रूट अंडर जी बाई कैपिटल आर प्लस एच, जहाँ पर कि एम आपका क्या होता है, तो एम आपका हो गया मास ऑफ प्लेनेट, और वहीं पर अगर आप कैपिटल आर को देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट की बात की जा रही है। और अगर आप एच को देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हाइट ऑफ सैटेलाइट हो गया, यानी कि हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हैं। तो अगर ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सरफेस के नियर, यानी कि आसान भाषा में बोले कि अगर आपके पास जो छोटा आर है वो कितना है, आर प्लस एच के बराबर है, तो ये लगभग कितना होना चाहिए, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आना चाहिए। कौन सा वेलोसिटी, तो ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी आना चाहिए 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कब की कंडीशन है, जब आपके पास एक आर जो है, आर प्लस एच की हम बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तब की बात की जा रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर आपको पाथ भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब कैसे पूछा जाएगा ये भी देखिए। अगर मान लेते हैं कि v आपका क्या है, तो v आपका मैंने मान लिया कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट है। उसी तरह से अगर मैंने बता दिया आपको कि vo क्या है, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आपको चाहिए, तो अगर पहला कंडीशन क्या बनेगा कि अगर भी छोटा हो गया किससे, भी जीरो से, तो अब जो आपका सैटेलाइट है वो कैसा पाथ करेगा, तो ये आपका पैराबोलिक पाथ करेगा, है ना। जैसे आपको पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि इससे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो जो इक्वेशन आएगा वो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला के टर्म में दिखाई पड़ेगा, तो इसलिए वो कैसा पाथ करेगा, तो ये आपका पैराबोलिक पाथ करेगा। और जो है सैटेलाइट जो होगा आपको कहाँ गिरेगा, तो सैटेलाइट आपका आकर अर्थ पे ही गिरेगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा क्या हो सकता है कि भी बराबर भी जीरो हो गया। ठीक, तो जो आपका सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करेगा कैसे पाथ में, सर्कुलर पाथ में आपको रिवॉल्व करेगा। ये अब देखते हैं अपने तीसरे कंडीशन के बारे में। तो आपका जो तीसरा कंडीशन होगा, अगर आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कम हो गया, आपके जो आपके पास v जो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और फिर ये किससे कम हो गया, तो इसके वेलोसिटी से, तो जो आपका सैटेलाइट है वो कैसा ऑर्बिट करेगा, तो ये आपको याद कर लेना है, एलिप्टिकल ऑर्बिट करने वाला है ये। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एस्केप वेलोसिटी, चलिए एस्केप वेलोसिटी क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। अब एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि वह ये क्या है आपका, वह मिनिमम वेलोसिटी है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है आपका, वह मिनिमम वेलोसिटी है जिससे कि अगर हमको किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है वर्टिकली अपवर्ड अर्थ सरफेस से, है ना, तो ये जो है क्रॉस कर जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, तब वहां से वापस नहीं आना चाहिए। यानी कि हमारे पास एक ऐसा वेलोसिटी होना चाहिए कि अगर वो गर्थ जो अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर पार कर जाए, उतना तेज हमको फेंकना है, और जब भी वो पार कर जाएगा फील्ड को, ग्रेविटेशनल फील्ड को, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ऑब्जेक्ट फिर वापस मुड़कर धरती पर नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि हमको क्या करना है, विथ विच ए बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड, और कैसा प्रोजेक्ट करना है, हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कैसा फेंकना है आपको, तो अपवर्ड की ओर फेंकना है, कहाँ से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से आप इसको फेंकेंगे। अब अर्थ सरफेस से फेंकने के बाद होना क्या चाहिए, तो सो दैट इट जस्ट क्या करेगा, ये क्रॉसेस द, आपको क्या क्रॉस करेगा, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को, है ना। तब ये जो है आपको एंड नेवर रिटर्न, और उसके बाद ये क्या है, वापस नहीं आना चाहिए। ये आपका क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब एस्केप वेलोसिटी के भी आपके बहुत सारे केसेस हैं। ठीक, तो आपको याद करना है पहला नंबर केस। पहला नंबर केस क्या है कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंडेंसी की बात कर रही है, तो मास पर ये आपका डिपेंडेंट नहीं होता है।
ठीक है? उसी तरह क्या आपका शेप पर डिपेंडेंट होता है? तो शेप पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। साइज़ पर भी आपका डिपेंडेंट होता है क्या? आपका साइज़ पर भी ये डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये आपका मास, शेप और साइज़ ऑफ बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। साथ ही साथ जो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होता है, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ जो प्रोजेक्शन है, इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि जो आपका अ, आपको बता दें कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी है, ये आपका क्या है? जो आपका एस्केप वेलोसिटी है, ये कितना हो जाएगा आपके पास रूट अंडर 2 जीएम अपॉन ये कितना हो जाएगा आर के बराबर हो जाएगा और ये कितना होता है आपके पास रूट अंडर 2 जी आर के बराबर होता है। अगर छोटा जी को कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 जी आर के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि और क्या देख सकते हैं कि जो आपका भी एस्केप वेलोसिटी होता है वो आपको किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो जान लीजिए वो आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इतना याद रखिएगा कि एस्केप वेलोसिटी 2 जीएम बाई आर के बराबर होता है। जो कि 2 जीआर के बराबर हो सकता है। उसी तरह से दूसरा नंबर केस में आप देखेंगे कि अगर आप एस्केप वेलोसिटी को किसके टर्म में लिख रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट के टर्म में लिख रहे हैं। डेंसिटी ऑफ अगर आप प्लैनेट के टर्म में लिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मैं लिख देता हूँ, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ अगर आप डेंसिटी ऑफ प्लैनेट में लिख रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होता है आपका? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यानी कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? R इंटू 8/3 और ये क्या हो जाएगा? पाई जी रो के बराबर ये आता है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, रो ही क्या है? आपका डेंसिटी है। तो अब आइए कुछ देख लेते हैं अपने एस्केप वेलोसिटी के कुछ वैल्यूज़ को जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आपके पास कुछ हेवनली बॉडीज़ दिए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से याद कर लेना है। अगर मून का देखेंगे तो ये होता है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसी तरह से मरकरी के लिए 4.28, अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा सवाल, वो इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। उसी तरह से अगर बात करें सन के लिए तो 618 किलोमीटर पर सेकंड और 60 किलोमीटर पर सेकंड जुपिटर के लिए। और आपको जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ से आपसे और क्या पूछा जा सकता है? तो पूछा जा सकता है कि अर्थ का जो मैक्सिमम ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, जो भी मैक्सिमम स्पीड होगा किसी भी सैटेलाइट का, कहाँ पर? तो अर्थ का सैटेलाइट की बात की जा रही है, किसी और प्लैनेट की नहीं। तो वो कितना होगा? तो अभी मैंने आपको लिखवाया 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की बात की जा रही है। तो इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह से जो टाइम पीरियड होता है इस तरह के सैटेलाइट का, वो कितना देरी लगाते हैं, तो ये आपका यानी लो अर्थ ऑर्बिट की बात की जा रही है, तो ये लगभग-लगभग कितना आता है जब आप सॉल्व करेंगे, तो 84.6 मिनट के आसपास ये निकल कर आता है। तो ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट की बात चल रही थी और लो अर्थ ऑर्बिट के अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, तो ये आपका जियो स्टेशनरी के बारे में निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा। तो चलिए अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को आप दूसरे नाम से जानते हैं पार्किंग सैटेलाइट। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है, वो अर्थ से कितनी हाइट पर रखा जाता है? तो बता दें आपको कि ये आपका लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। ये तो एग्ज़ैक्ट आंकड़ा है। क्या है? एग्ज़ैक्ट आंकड़ा है। सॉरी, ये आपका एप्रोक्सिमेट आंकड़ा है। अब अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ैक्ट वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका होता है 35,786 किलोमीटर जहाँ तक मुझे याद है और ये शायद 99.9% सही ही है। ठीक है? एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा, गलत होगा तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो सैटेलाइट होता है उसको भी रिवॉल्व होने में जितना अर्थ को समय लगता है अपने 24 घंटा उतने ही इसको भी समय लगता है। तो इसका भी जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो कितना है? तो ये आपका कितना होता है 24 आवर होता है। तो टाइम पीरियड लिख लीजिए इसका, आपसे सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है तो ये कितना हो जाएगा 24 आवर। उसी तरह से यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वीओ किसी भी सैटेलाइट जो भेजा जाता है, उसका कितना होता है? तो ये होता है आपका 3 किलोमीटर प्रति सेकंड ये आपके पास निकल कर आता है। वहीं अगर बात करें तो आपको एंगुलर वेलोसिटी जो कि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको लिख देता हूँ ये एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर कितना आता है? तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास पाई/12 रेडियन पर मिनट के बराबर आता है। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो मिनट सेकंड आप एग्ज़ाम में बदल लीजिएगा। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है आपको जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, ठीक है ना? कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी होंगे क्योंकि आपको हमेशा क्या चाहिए
24 घंटा एग्ज़ैक्ट अप टू डेट चाहिए। उसी तरह से आपको एक और चीज़ होता है जिसको कि आप वेदर रिपोर्ट बोलते हैं, तो वेदर रिपोर्ट भी बिल्कुल टाइम टू टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है आपका, तो ये आपका जियो स्टेशनरी या फिर पार्किंग सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अगला टॉपिक है अपना पोलर ऑर्बिट जब करता है तब, यानी कि सैटेलाइट पोल के अराउंड घूमता है। जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। तो इस तरह से पोल के अराउंड जब सैटेलाइट घूमे तो उसको हम बोलते हैं, उसको जो ऑर्बिट करता है उसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। जो सैटेलाइट उसको घूमता है उसको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट कहा जाता है। चलिए इसके भी डिटेल को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर बात करें कि कितने हाइट से लिया जाता है, यानी कि अर्थ के सरफेस से कितने ऊंचाई तक ये सैटेलाइट होते हैं, ये आपका हाइट मैं लिख देता हूँ सीधा-सीधा, ये आपको 880 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है? सारे के सारे डेटा एग्ज़ैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये रेंज में चलता है, तो 880 किलोमीटर होगा। उसी तरह से अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो एप्रॉक्स 90 मिनट के आसपास ही ये आता है ना? कैलकुलेशन करके। उसी तरह से अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखेंगे, तो ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा आपका लगभग, सारे चीज़ में लगभग बोल रहे हैं, याद रखिएगा। और जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा यहाँ पर, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना आता है? ये आपका आता है पाई बटा 45 रेडियन पर मिनट आता है। आप सेकंड में आपसे पूछेगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक? ये भी बात आपको समझ में आ गया। और इस तरह के सैटेलाइट जो होते हैं, फ़ोरकास्ट करने के लिए होते हैं, वेदर के लिए, उसी तरह मैपिंग करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो आप देखे होंगे कि जो अर्थ के सैटेलाइट भेजे जाते हैं पोलर में, उनको पीएसएलवी कहा जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भी आपको ये जाना जाता है। तो देखिए ये था आपका थ्योरी पोर्शन जो कि ग्रेविटेशन से था, जिसको मैंने ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाते चला जाता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने के लिए मिल सकता है। यानी न्यूमेरिकल भी साथ-साथ आप पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रेविटेशन हो गया ख़त्म, थ्योरी पार्ट। चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहले सवाल को पढ़ते हैं, बोलता है कि डब्ल्यूई और डब्ल्यूएम जो है आपका वेट है ऑब्जेक्ट का अर्थ और मून पर। तो बोलता है कि डब्ल्यूई और डब्ल्यूएम का जो रेशियो होगा वो कितना के बराबर होगा। तो देखिए अगर आप डब्ल्यूई लिखेंगे तो कितना के बराबर होता है ये, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है, यानी अर्थ पे। उसी तरह से अगर आप मून के ऊपर देखेंगे तो ये जो आपका जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, mg/6 में हो जाता है। यानी कि आप mg को अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, केवल डब्ल्यूई लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6। तो आपसे पूछा ही गया है क्या कि डब्ल्यूई बाय डब्ल्यूएम का रेशियो, तो कितना हो जाएगा 6/1, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 100 केजी है अर्थ पे, तो उसका मास मून पर कितना होगा? तो आपको बता दें कि चेंज क्या होता है, तो चेंज आपका वेट होता है, मास नहीं होता है। यानी अगर यहाँ 100 किलो का है, तो ब्रह्मांड में कहीं पर भी ये रहेगा तो 100 किलो का ही रहेगा। अब आइए देखते हैं अपने अगले सवाल को। आपसे कहा गया है कि जो एक्चुअल वेट होता है पर्सन का, वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको मास और ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून 1/6 ऑफ द अर्थ है। तो बोलता है कि हेंस एन ऑब्जेक्ट वेइंग 12 न्यूटन ऑन द अर्थ विल वेट। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, 12 है तो 6 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 न्यूटन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपसे सवाल कैसा-कैसा पूछा जाता है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से अब बढ़ते हैं अगला सवाल पर। बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका स्पेसिफिक मास है। अब ये 4 दिए गए ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है कौन-सा सही है। तो देखिए आपको मालूम है कि अगर मून के कंपेयर करें अर्थ में, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक मास होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, पूछा है कि सेम होगा या फिर लेस देन अर्थ होगा। तो बताइए इस सवाल का क्या हो जाएगा? मोर देन अर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक एमजी है तो दूसरा कितना होता है, mg/6 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। पढ़िए इस सवाल को और बनाने का कोशिश कीजिए। बोलता है कि एक बॉडी है जिसका कि मास कितना दिया हुआ है, 60 केजी दिया हुआ है, और वो कितना वेट करता है कहाँ पर, तो मार्स के ऊपर 222 न्यूटन का, है ना? तो बोलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए मास पर, यानी कि जीएम आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कैसे निकालिएगा। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका वेट होता है वो कितना होता है, एमजी के बराबर होता है। जी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू/एम हो जाएगा। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 222, एम कितना दिया हुआ है 60, ठीक है? देखिए 6 से काटेंगे तो चला जाएगा क्या, ये आ जाएगा 10, 6 त्रि 18, 6 सत्ते 42, यानी कि 3.7 हो जाएगा। जी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पर? तो वो भी मार्स की बात की जा रही है तो मार्स पर, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
एक और अच्छा सवाल जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है, बोलता है कि जो वेट ऑफ बॉडी होता है सेंटर ऑफ अर्थ में वो कितना होता है? तो 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ में जो ग्रेविटी है वो 0 होता है, तो mg भी कितना हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। आपसे क्या पूछा है? बोलता है कि इन कंपैरिज़न टू द मेजरमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, टॉप ऑन द माउंट एवरेस्ट। तो देखिए जैसे-जैसे आप अर्थ में ऊपर जाएँगे, चाहे नीचे की ओर जाएँगे यानी डेप्थ में जाएँगे, चाहे ऊपर की ओर जाएँगे, जो जी का वैल्यू है वो घटता हुआ चला जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि कंपेयर करके बताइए कि माउंट एवरेस्ट में और जो सरफेस पर अर्थ है, उन दोनों में क्या अंतर होगा? तो डिक्रीज़ इन वेट होगा विद द मास रिमेनिंग द सेम। तो बिल्कुल मास तो कहीं पे भी जाइए पूरे ब्रह्मांड में सेम ही रहेगा, तो मास सेम होगा। अब जी की वैल्यू घटेगी तो डब्ल्यू क्या होता है आपका एमजी के बराबर होता है, तो जी कम होगा, तो डब्ल्यू भी कम होता चला जाएगा, यानी कि ए ही क्या हो गया आपके सवाल का सही उत्तर हो गया। तो देखिए ये था आपका ग्रेविटेशन चैप्टर जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में और अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ हम पढ़ना चालू करेंगे।